जय सिया राम प्यारे बच्चों, वेलकम टू सिया राम ई लर्निंग. We are discussing about settlement in the previous lecture, and this lecture mainly we will discuss about house type, यानी कि जिनसे मिलकर सेटलमेंट यानी अधिवास का निर्माण होता है. अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. पिछले 2-3 लेक्चर में हम लोगों ने सेटलमेंट या अधिवास के बारे में बहुत सारी बातें कर रखी हैं और उनसे आपको यह समझ में आया होगा कि मानव निवास क्षेत्र जो होता है उसी को मुख्य रूप से हम लोग सेटलमेंट या अधिवास कहते हैं. अब यह सेटलमेंट और अधिवास मुख्य रूप से किससे मिलकर बनता है? मकानों से या फिर आप कह सकते हैं घरों से या फिर कह सकते हैं आप दुकानों से. यानी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं मानव के द्वारा बनाए गए, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो शोरूम हो, चाहे वो लॉज हो, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो होटल हो, इन सभी चीज़ों को आप लोग अधिवास के नाम से या सेटलमेंट के नाम से जानते हैं. अब मुख्य रूप से जो सेटलमेंट या अधिवास का निर्माण होता है वो होता है घरों से, यानी कि हाउस से. तो ऐसे तो अलग अलग देशों में कह सकते हैं, डिफरेंट प्रकार के देशों में अलग अलग प्रकार के घर देखने को आपको मिलते हैं. लेकिन हमें मुख्य रूप से जो अध्ययन करना है, हमारे अध्ययन का जो केंद्र होगा वो होगा भारतीय घरों के बारे में जानना, या भारत में जो घर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि इंडियन हाउस टाइप. इसीलिए आपके लिए सबसे पहले आपके पीपीटी पे सबसे पहली हेडिंग लिखी गई है हाउस टाइप इन इंडिया, यानी कि भारत में घरों के प्रकार, यानी भारत में घर कितने प्रकार के होते हैं. अगर भारत में हम घरों के प्रकार के बारे में बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में प्राचीन समय से ही भारत की संस्कृति जो है, कह सकते हैं कल्चर जो है काफ़ी प्राचीन है और अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के घरों का निर्माण होता रहा है. तो प्राचीनतम संस्कृति होने के कारण यहाँ के घरों में भी अलग अलग प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती है. तो सबसे पहले यही लिखा है, क्या लिखा है कि लिखा है भारत प्राचीनतम संस्कृति का देश है. यह हजारों वर्ष पूर्व पूर्ण नियोजित गृह निर्माण का उल्लेख अनेक ग्रंथों में मिलता है. जैसे डिफरेंट टाइप्स के जो ग्रंथ है जो आप लोग पढ़े हैं, जैसे कि मान लीजिए महाभारत ही है या रामायण ही है, तो इसमें भी अलग अलग प्रकार के घरों का उल्लेख जगह जगह पर देखने को मिलता है. जैसा कि आप लोग रामायण पढ़े होंगे तो जानते होंगे. और सबसे उच्च स्तरीय जो गृह होता है या सब भारत में जो सबसे अच्छे स्तर का या सबसे उच्च स्तर का जो घर होता है उसको हम लोग प्रासाद के नाम से जानते हैं या फिर मुख्यतः आप लोग महल के नाम से जानते हैं, जिसमें सभी प्रकार की चीज़ें अलग अलग रूप में विद्यमान होती है, अलग अलग कक्षों का निर्माण होता है और प्रत्येक कक्ष का जो कार्य होता है वो निश्चित होता है. जैसे वर्तमान समय में भी इस तरीके से आप लोग घरों का निर्माण करते हैं कि अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कक्षों का निर्माण करते हैं. जैसे नहाने के लिए अलग, खाने के लिए अलग, सोने के लिए अलग और बनाने के लिए अलग. उसी तरीके से जैसे आवास हो गया, पूजा का घर अलग होता है, कक्षा अलग होता है, कोषागार अलग होता है, रसोई अलग होता है, भंडार गृह अलग होता है, मनोरंजन कक्ष अलग होता है. इस तरीके से अलग अलग कक्षों का निर्माण महल में या प्रसाद में किया जा सकता है. अतिथि कक्ष अलग होता है. अतिथि मतलब भाई आपके मेहमान कोई आ गया तो उनको आप कहाँ बैठाएंगे, उनके लिए भी जगह चाहिए. अपने बेडरूम में बैठाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी ना. क्या समस्या होगी आप लोग समझ रहे हैं ना. आगे बढ़े. स्नानागार भी मान लीजिए हो गया भाई, जिसको आप लोग इस समय वॉशरूम के नाम से जानते हैं. उसके बाद स्थल हो गया, आयुध कक्ष हो गया, सभा कक्ष हो गया, रथ कक्ष हो गया, धाड़ कक्ष या हथिशाल आदि. ये सभी विभिन्न प्रकार के घरों का निर्माण या रूम कह सकते हैं निर्माण एक घर में, एक उच्च स्तर के घर में ये सभी चीज़ें होनी चाहिए. तो ये तो हो गया साधारण बात कि भारत में प्राचीन समय से घरों का विकास किस तरीके से हो रहा है. अब हम लोग देखेंगे कि जो मुख्य रूप से घरों का निर्माण होता है या अलग अलग शिल्प शास्त्री मतलब जिसको आप लोग आर्किटेक्चर के नाम से वर्तमान समय में जानते हैं, यानी इंजीनियर के नाम से जानते हैं, जो आपके घरों की रूपरेखा तैयार करता है, उसी को हम लोग प्राचीन समय में शिल्प शास्त्री के नाम से जानते हैं. तो प्राचीन समय में अलग अलग शिल्प शास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार के घरों के बारे में बताया है. वो कौन कौन से घर हैं अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले भारतीय शिल्प शास्त्र के अनुसार सामान्यतः गृह निर्माण 4 प्रकार से किया जाता है. कितने प्रकार से? 4 प्रकार से. और वो चारों प्रकार आपके सामने लिखे हुए हैं. सबसे पहला आपका है चतुष्साल गृह, उसके बाद है आपका त्रिसाल गृह, द्विसाल गृह और एक साल गृह. देखिए ये जो कैटेगराइज किया गया है यह मुख्य रूप से
घरों में जो उपस्थित चार दीवारी है या रूमों की संख्या है उसके आधार पर किया गया है। जिस घर में, जैसे चतुस्साल गृह में क्या होता है कि इस घर में आप एक बीच में बरामदा है या फिर कह सकते हैं आंगन है और उसके चारों तरफ रूम बने होते हैं। तो जब चारों तरफ रूम बने हैं, यानी चारों तरफ अलग अलग रूम बने हैं, तो फिर इसको हम लोग चतुस्साल गृह कहते हैं। त्रिसाल गृह मतलब अगर एक तरफ आप रूम न बनाए, एक तरफ रूम न बनाए, बाकी तीन तरफ आप लोग रूम बनाए, तो अगर तीन तरफ या तीन साइड में रूम है तो इसको हम लोग त्रिसाल गृह के नाम से जानते हैं। द्विसाल गृह क्या होता है, उसी सेम पैटर्न है। अब मान लीजिए आप दो तरफ अगर न बनाए रूम, दो तरफ रूम नहीं बनाते हैं और दो तरफ आप रूम बनाते हैं, आंगन के दो साइड में आप रूम बनाते हैं, तो इसको हम लोग द्विसाल रूम बोलते हैं। और एक साल रूम जो सबसे ज़्यादा हमारे भारत देश में मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रफल ज़्यादा है या ग्रामीण अधिवास ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है कि हम इस तरीके का घर बना सके। तो नॉर्मली लोग सीधे सीधे एक घर बनाते हैं, एक ही तरफ घर होता है, 2-3 कमरे का एक घर और सामने एक छोटा सा कह सकते हैं आप बरामदा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक साल गृह के नाम से जानते हैं। अब ये जो एक साल गृह है या दो साल गृह है या तीन साल गृह है या फिर चतुस्साल गृह है, ये घर भी कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनमें जो कह सकते हैं कि मुख्य द्वार होता है वो अलग अलग दिशाओं में, शिल्प शास्त्र के अनुसार अलग अलग दिशाओं में हो सकता है, और उस मुख्य द्वार की स्थिति के अनुसार ही इस घरों के प्रकार को हम फिर सब लोग सब कैटेगरीज भी कर सकते हैं या इसके उप कैटेगरी भी कर सकते हैं। देखते हैं वो क्या है। जैसे कि है, सबसे पहले आपके पास है चतुस्साल गृह। अब ये चतुस्साल गृह जो होता है, जिनके चारों बीच में एक आंगन, देखिए मुख्य विशेषता समझते जाइए, बीच में आंगन, आंगन से लगा हुआ एक आंतरिक बरामदा और उस बरामदे के चारों तरफ रूम। अगर इस तरीके से आप किसी घर का निर्माण करते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर दिया गया है, ये आपका आंगन है, आंगन के चारों तरफ आंतरिक बरामदा है और इस बरामदों के चारों तरफ आप रूम का निर्माण कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुस्साल गृह। अब ये चतुस्साल गृह भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सर्वतोभद्रा गृह। सर्वतोभद्रा गृह, जिसमें ये पहला जो आपका बना है ये सर्वतोभद्रा चतुस्साल गृह है। इसकी विशेषता क्या है, तो अगर इसमें आप देखेंगे कि घर के चारों तरफ चार मुख्य द्वार बनाए जाते हैं या चार प्रवेश द्वार बनाए जाते हैं चारों तरफ से। तो जब घर के चारों तरफ हम लोग प्रवेश द्वार बनाते हैं और उसके बाद बीच में एक आंगन, आंगन के अगल बगल आंतरिक बरामदा और उसके चारों तरफ रूम, और रूम के चारों दिशाओं में आने, घर के अंदर आने के लिए चारों दिशाओं में आप जगह बनाते हैं या द्वार लगाते हैं या प्रवेश द्वार लगाते हैं, तो इसको हम लोग सर्वतोभद्रा गृह के नाम से जानते हैं या सर्वतोभद्रा घर के नाम से जानते हैं। सेम चीज़ चतुस्साल अगर होगा तो चारों तरफ रूम होगा, बीच में आंगन होगा और आंगन के चारों तरफ आंतरिक बरामदा होगा। लेकिन जब इस आंतरिक बरामदे में या फिर इस घर में चारों तरफ तो कह सकते हैं रूम बना लेते हैं, लेकिन जो प्रवेश द्वार बनाते हैं वो केवल तीन तरफ बनाते हैं। तीन तरफ, वो भी किस तरफ, पश्चिम को छोड़कर। यानी कि पश्चिम में अगर आप कोई द्वार नहीं बनाते हैं, पूरब में, उत्तर में और दक्षिण से आपके पास द्वार है, प्रवेश द्वार है इस घर में प्रवेश करने के लिए, और घर के चारों तरफ रूम है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नंदावर्त गृह या फिर नंदावर्त आवास घर। सेम पैटर्न है, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस थोड़ा सा आप लोग अगर ध्यान देंगे तो आपको ये आसानी से इसके बारे में आप लोग 4-4, 5-5 लाइन लिख के भारतीय घरों के प्रकार को आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड आपका है वर्धमान गृह। वर्धमान गृह में भी तीन तरफ से, यानी कि तीन दिशाओं से द्वार खुले होते हैं या तीन दिशाओं से प्रवेश द्वार होते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि पूरब और पश्चिम और उत्तर से, कह सकते हैं पूरब, पश्चिम और उत्तर में आप प्रवेश द्वार खोलते हैं, जबकि दक्षिण से कोई भी प्रवेश द्वार नहीं होता है। अर्थात आप यहाँ देख रहे हैं कि दक्षिण साइड में कोई भी प्रवेश द्वार नहीं है, पूरब से एक प्रवेश द्वार है, उसके बाद उत्तर से एक प्रवेश द्वार है, उसके बाद पश्चिम से एक प्रवेश द्वार है। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्धमान गृह। सेम चीज अगर आप देखेंगे तो भारतीय ग्रहों को डिफाइन करने के दो ही तरीके हैं। एक तो रूम का निर्माण या कमरे का निर्माण कितनी दिशाओं से हुआ है,
दूसरा उन कम घर में प्रवेश करने के लिए जो मुख्य द्वार है या प्रवेश द्वार, वो किन किन दिशाओं से उनका कह सकते हैं कि निर्माण हुआ है। तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये तो हो गया वर्धमान गृह। उसके बाद रोचक गृह होता है। रोचक गृह में भी सेम टाइप है कि 3 तरफ से आपके द्वार होंगे, लेकिन आपके उत्तर साइड में प्रवेश द्वार नहीं होगा। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये आपका आंगन है, आंगन के चारों तरफ आंतरिक बरामदा है और उसके चारों तरफ रूम है, और उसके बाद पूरब से भी प्रवेश द्वार है, दक्षिण से भी प्रवेश द्वार है और पश्चिम से भी प्रवेश द्वार है, लेकिन उत्तर की तरफ से कोई भी प्रवेश द्वार नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोचक गृह। नेक्स्ट आपका है चतुस्साल में स्वास्तिक गृह। चतुस्साल मतलब चारों तरफ घर कह सकते हैं रूम का निर्माण होना चाहिए या कमरे का निर्माण होना चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं, ये सब के सब चतुस्साल है, यानी सब में चारों तरफ से रूम का निर्माण हुआ है। उसके बाद अलग अलग दिशाओं में प्रवेश द्वार के आधार पर हम इसको 5 मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका है स्वास्तिक। तो स्वास्तिक भी सेम चीज़ है, इसमें भी आपका देख रहे हैं कि उत्तर से प्रवेश द्वार है, दक्षिण से प्रवेश द्वार है और पश्चिम से है, लेकिन किधर से नहीं है? पूरब से, यानी पूरब से इस घर में प्रवेश द्वार का निर्माण नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई ये चतुस्साल गृह क्या है। चतुस्साल गृह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहले तो देखिए किस आधार पर बांटा गया ये समझ लेते हैं। सबसे पहले भारतीय शिल्पशास्त्र के अनुसार गृहों को 4 प्रकारों में बांटा गया। तो जो मुख्य प्रकार बांटा गया वो किसके आधार पर बांटा गया है? कमरों के कह सकते हैं या चहारदीवारी के आधार पर कि किस मुख्य आंगन के कितने साइड से कमरों का या रूम का निर्माण हुआ है। ये तो उसके आधार पर 4 भाग में हो गए, चतुस्साल, त्रिसाल, द्विसाल, एक साल। उसके बाद इनको मुख्य द्वार यानी प्रवेश द्वार के आधार पर फिर से अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे चतुस्साल को प्रवेश बांटा गया है और वो आपने देख लिया है कि किस आधार पर बांटा गया है। जब चारों दिशाओं से प्रवेश द्वार होता है तो उसको हम लोग सर्वतोबद्धा बोलते हैं। जब क्या बोलते हैं, पश्चिम को छोड़कर पूरब, उत्तर और दक्षिण दिशा में प्रवेश द्वार होते हैं तब उसको नंदावर्ता बोलते हैं। उसके बाद जब पूरब, पश्चिम और उत्तर तीनों दिशाओं में प्रवेश द्वार होते हैं लेकिन दक्षिण से प्रवेश द्वार नहीं होता है तब उसको वर्धमान बोलते हैं। ठीक कैटेगरी वही है, पूरब, पश्चिम और दक्षिण में हो लेकिन उत्तर में प्रवेश द्वार न हो तो उसको रोचक बोलते हैं। उसी तरीके से लास्ट आपका स्वास्तिक है। जब पूरब में प्रवेश द्वार न हो लेकिन उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में प्रवेश द्वार हो तो उसको हम लोग क्या स्वास्तिक गृह या स्वास्तिक घर के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है त्रिसाल गृह। त्रिसाल गृह में अब क्या होगा कि चारों तरफ से घर के आंगन के चारों तरफ रूम का निर्माण नहीं होगा या कमरे का निर्माण नहीं होगा, 3 तरफ से होगा, जैसा कि यहाँ पर सामने दिया गया है। अब आप देख रहे हैं ये घर का आंगन है और घर के आंगन के तीनों तरफ से फिर यहाँ पर आंतरिक बरामदा है। उसके बाद फिर यहाँ पर रूम का निर्माण किया गया है या कमरे का निर्माण किया गया है। एक साइड से क्या होता है, एक साइड से आपका बाउंड्री होता है और बाउंड्री में कह सकते हैं चहारदीवारी होता है और चहारदीवारी में प्रवेश द्वार बना होता है। ठीक, चलिए अब इसको देखते हैं। तो 3 का मतलब समझ गए कि 3 दिशाओं से आपका रूम का या कमरे का निर्माण होगा। अब ये 3 जो होते हैं इनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है धन्यक गृह, उसके बाद सुक्षेत्र गृह, विशाल गृह और पच्छदन गृह। अब धन्यक गृह आप देखेंगे सेम है कि जब पूरब, पश्चिम और दक्षिण में कह सकते हैं कि रूम का निर्माण होता है आंगन के चारों तरफ और उत्तर के साइड चहारदीवारी होता है और उत्तर के साइड से ही प्रवेश द्वार बना होता है, तो उसको हम लोग धन्यक गृह के नाम से जानते हैं। उसके बाद सुक्षेत्र गृह। सुक्षेत्र गृह में क्या होता है कि जो आपका आंगन होता है वो चौकोर होता है। आंगन कैसा होता है? चौकोर होता है और आंगन के 3 तरफ से यानी कि आप देख रहे हैं कि उत्तर से, दक्षिण से और पश्चिम से रूम का निर्माण होता है, जबकि पूरब के साइड चहारदीवारी केवल होती है और इस चहारदीवारी में ही प्रवेश द्वार यानी कि मेन गेट आपका लगा होता है। उसके बाद फिर है विशाल गृह। विशाल गृह में आप देख रहे हैं सेम चीज, आपका आंगन, आंगन के चारों तरफ आंतरिक बरामदा, उसके बाद रूम का निर्माण 3 तरफ से, किधर किधर की तरफ से, पूरब, पश्चिम और उत्तर की तरफ से, दक्षिण की तरफ आपकी चहारदीवारी और मेन गेट होगा। तो सेम चीज़ है, इसमें समझ आप फिगर देख के भी आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि क्या
विशेषताएं हैं। केवल 2 चीज़ों को आपको इसमें ध्यान में रखना है कि रूम का निर्माण आंगन के कितने साइड से हुआ है। अगर चारों साइड से हुआ है तो चतुस्साल, 3 साइड से हुआ है तो त्रिसाल, और दो साइड से हुआ है 2 साल, नहीं तो एक साइड से हुआ है तो 1 साल। और दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रवेश द्वार कितने कितने साइड से है। अलग अलग प्रवेश द्वार होने से अलग अलग प्रकार के घरों का निर्माण होता है। लास्ट आपका है पच्छदन गृह। पच्छदन गृह क्या है? आपका क्या हो गया, पूरब साइड से आपका पूरा रूम रहेगा, उत्तर साइड से पूरा रूम रहेगा और दक्षिण साइड से पूरा रूम रहेगा। पश्चिम से आपका चहारदीवारी रहेगा और चहारदीवारी में ही आपका गेट रहेगा या प्रवेश द्वार रहेगा। बाकी तो आप जानते हैं कि आंगन तो रहेगा ही रहेगा और उसके बाद आंतरिक बरामदा रहेगा। उसके साइड साइड से आपको रूम का या कमरे का निर्माण करना है। तो ये हो गया त्रिसाल गृह। नेक्स्ट आपका है द्विसाल गृह। द्विसाल गृह मतलब स्वाभाविक है कि अब आपके जो साल होंगे यानी कि जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा वो 2 साइड से होगा। जैसे यहाँ दिख रहा है, ये आपका चौकोर क्षेत्र है, ये आपका आंगन हो गया या फिर बरामदा हो गया, जो आप कहना चाहे कह सकते हैं। जब 2 ही साइड से गिरा है तो आंगन तो रहेगा नहीं, तो ये आपका बरामदा हो गया। और ये बरामदे के 2 साइड से आप कह सकते हैं कि रूम है या फिर रूम का निर्माण हुआ है। बाकी दोनों साइड से आपका क्या है, खुला हुआ है, यानी चहारदीवारी है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विसाल गृह। अब ये द्विसाल गृह भी 4 प्रकार के होते हैं, शुभ गृह, यम सूर्य गृह, धान्य गृह और धन गृह। सबसे पहले शुभ गृह है। शुभ गृह में आप देखेंगे तो जो मतलब बरामदा होगा, बरामदा किधर की तरफ होगा, पूरब और उत्तर की तरफ। बाकी जो रूम का निर्माण होगा वो किस किस साइड हुआ, पश्चिम की तरफ, और उसके बाद दक्षिण की साइड से रूम का निर्माण हुआ है, पश्चिम और दक्षिण। अच्छे, दिशाओं के बारे में आप लोग जानते ही है ना, अपना इतना तो ध्यान ही रखेंगे, ज्योग्राफी पढ़े तो दिशा तो जानते होंगे ना। ऊपर आपका क्या होता है, इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, इधर आपका वेस्ट होता है, इधर आपका नॉर्थ होता है, इधर आपका साउथ होता है। इट मीन्स पूरब यानी पूर्व, पश्चिम, और ऊपर साइड हमेशा किसी भी मैप को या किसी भी बुक में देखते हैं तो ऊपर के साइड उत्तर और नीचे के साइड दक्षिण। तो इस तरीके से दिशाओं को आप इस फिगर में देख के किधर के साइड ये बना हुआ है प्रवेश द्वार, उसके आधार पर आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इसमें पूरब की तरफ से प्रवेश द्वार होता है। शुभ गृह में पूरब की तरफ से प्रवेश द्वार है और पूरब और उत्तर की तरफ बाउंड्री होता है। बाकी दक्षिण और पश्चिम की तरफ से आप घर बना सकते हैं या रूम बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपका है यम सूर्य। यम सूर्य में क्या होता है कि भाई आपका उत्तर और उसके बाद पश्चिम के साइड से आप घर बना लेते हैं, और जो आपका द्वार होता है यानी प्रवेश द्वार होता है वो किधर से होता है, पूरब के साइड से, और पूरब के साइड से प्रवेश साथ द्वार के साथ साथ बाउंड्री, और उसी तरीके से दक्षिण साइड में भी पूरी बाउंड्री लगी होती है। तो इसको हम लोग यम सूर्य ग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका है धान्य। धान्य गृह क्या होता है कि इधर आपका पूरब और उसके बाद उत्तर, पूर्व और उत्तर से आप घरों का निर्माण करते हैं या कमरे का निर्माण करते हैं। बाकी जो आपका प्रवेश द्वार होता है वो पश्चिम साइड से होता है और उधर भी पूरी बाउंड्री लगी होती है, उसके साथ साथ दक्षिण से भी बाउंड्री लगी होती है। नेक्स्ट आपका है धन यानी कि धन गृह। धन गृह में क्या होता है कि आपका पूरब से और दक्षिण से, पूरब से और दक्षिण से आप घरों का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद उत्तर से और पश्चिम से बाउंड्री लगी रहती है और जो प्रवेश द्वार होता है वो किधर से होता है, पश्चिम से होता है। तो ये हो गए द्विसाल गृह। नेक्स्ट आपका है एक साल गृह। एक साल गृह के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि एक साल गृह क्या होता है, जो केवल एक दिशा से हो। जैसे कि सामान्य तरीके से आप लोग हमारे यहाँ या गाँव में इस तरीके के घर देखने को मिलते हैं। 2 ठो रूम बन गया, 2 ठो या 3 ठो रूम बना लिए, सामने एक बरामदा बना लिए, चाहे वो बरामदा किसी भी चीज़ का हो, चाहे फूस का हो, घास का हो या पत्रा हो या फिर पक्का मकान ही हो। तो इस तरीके से जब केवल एक सीधी लाइन में हम रूम का निर्माण करते हैं और सामने बरामदा बनाते हैं तो इसको हम लोग एक साल गृह के नाम से जानते हैं। कौन से गृह के नाम से, एक साल गृह। तो ये भारतीय शिल्पशास्त्र के अनुसार जो भारतीय ग्रह होते हैं वो मुख्य रूप से यही 4 प्रकार के होते हैं और इन चारों प्रकारों को आप अलग अलग सब कैटेगरीज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और आप समझ भी रहे होंगे। नहीं समझ भी रहे होंगे तब भी कोई बात नहीं, फिर समझेंगे कभी ना, समझते रहिए। लेकिन आगे देखते हैं
नहीं समझेंगे तो कमेंट करिएगा, कमेंट न समझ में आए तो हमको मैसेज करिएगा, मैसेज करेंगे तो फिर हम लोग समझेंगे या फिर हम लोग जब भी मिलेंगे तब भी समझेंगे। अब नेक्स्ट आपका बहुत कठिन चीज़ नहीं है, घर द्वार तो आप लोग देख ही रहे हैं ना, आप ही के आसपास रोटी कपड़ा और मकान द प्राइमरी नीड है ये आप लोगों की, बिना इसके आप लोग रह नहीं सकते। घर बनाना है तो शिल्प शास्त्रों को भी ध्यान में रखना है, नहीं तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं आपके साथ जो आप लोग सोचे नहीं है। तो फिर ठीक है, ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें देखते रहिए। और अब नेक्स्ट आता है कि वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में, इन प्रेजेंट टाइम घरों का जो प्रकार है वो अलग अलग चीज़ों से हो रहा है, अलग अलग मटेरियल से हो रहा है ना। आप देख रहे हैं कि अलग अलग मटेरियल से घर का निर्माण हो रहा है। तो मटेरियल के आधार पर या कह सकते हैं मकानों के आकार एवं प्रकार, मकानों के आकार एवं प्रकार एवं प्रयुक्त निर्माण सामग्री एवं उसमें प्रयोग होने वाली जो निर्माण सामग्री है उसके आधार पर भी हम घरों को कई वर्गों में बांट सकते हैं या मकान को कई वर्गों में बांट सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे कि 3 प्रकार के घर होते हैं। चौथा विविध है, इसमें और भी बहुत सारे सब कैटेगरीज आते हैं, उनके बारे में भी अभी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ अगर देखें तो जो सबसे पहला मकान है वो है आयताकार मकान एवं क्षैतिज छत। ज़्यादातर वर्तमान समय में ज़्यादातर जो मकान बन रहे हैं वो यही बन रहे हैं कि आयताकार हो या मान लीजिए वर्गाकार होगा, बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उसका छत जो होगा वो कैसा होगा, क्षैतिज होगा, यानी कि समतल होगा। आप देख ही रहे हैं कि जो भी पक्का मकान बनता है सब इसी टाइप का होता है कि छत उसका कैसा होता है, क्षैतिज होता है या समतल होता है, और मकान कैसा होता है, आयताकार होता है, या फिर मान लीजिए बहुत ज़्यादा होगा तो वर्गाकार हो जाएगा। कहने का मतलब कि चौकोर होता है। ठीक, तो ये आपका पहला प्रकार है। और इसमें प्रयोग होने वाले जो सामग्री आप जानते हैं कि ईंट होता है, सीमेंट होता है, उसके बाद सरिया, जो भी आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी पक्के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है इस आयताकार और क्षैतिज छत बनाने के लिए। उसके बाद दूसरा आपका है आयताकार गृह एवं ढलुआ छत। आयताकार गृह एवं ढलुआ छत, घर आयताकार होगा लेकिन छत जो होगा वो कैसा होगा, स्लोप वाला होगा। जैसे पक्के मकान के पहले हम लोग पत्रा वत्रा लगा के गांव में घर बनता है ना, पत्रा कैसा होता है, उसको स्लोप में लगाते हैं या ढलुआ लगाते हैं ताकि छत का पानी या फिर बरसात का पानी आसानी से नीचे पहुंच जाए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वह जो छत होता है वो उतना मजबूत नहीं होता है जो लंबे समय तक इकट्ठे पानी को अपने पास रोक सके, नहीं तो पानी नीचे रिसने लगता है। तो वो ऐसा होता है कि पानी गिरे और तुरंत निकल जाए। तो उस छत को हम लोग बोलते हैं ढलुआ छत या आयताकार गृह या आयताकार घर और ढलुआ छत के साथ। उसके बाद फिर आपका है गोला शंक्वाकार छत। गोलाकार गृह एवं शंक्वाकार छत, अभी सबका फिगर भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे। अब मान लीजिए घर गोल बना है, जैसा कि अलग अलग जनजातियां बनाती हैं झोपड़ी टाइप का, और इसके ऊपर शंक्वाकार छत होता है। इस तरीके से शंक्वाकार घास फूस बना रहता है। यहाँ आपका एक छोटा सा दरवाजा हो गया इस तरीके से, और यहाँ पर ऊपर शंक्वाकार छत बना होता है घास फूस का, ताकि बारिश का पानी सीधा यहाँ से गिरे और यहाँ से निकल जाए ना। जैसा कि पुराने समय में हमारे यहाँ गांव वाले बच्चे देखे होंगे मड़ई उड़ई बनता था, तो मड़ई उड़ई इसी टाइप का बनाया जाता था ताकि पानी गिरे और सीधा आर पार, यानी कि उस पर रुके न। तो इसको हम लोग बोलते हैं शंक्वाकार घर या फिर शंक्वाकार छत। और घर कैसा होगा, गोलाकार होगा, आयताकार नहीं होगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपका है, और भी इन तीनों के अलावा भी और कई विविध प्रकार के घर होते हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं और देखते हैं। इन सबको भी देख लेंगे, बाकी और जो विविध प्रकार के घर होते हैं उनको भी देख लेंगे। एक छोटा सा फोटो इसी में कहीं लगा था, पिक्चर ये है। ठीक है, अब देखिए इतने प्रकार के घर आपको देखने को मिलते हैं, और आयताकार छत वाला छोड़ के बाकी सब इसमें, वो भी इसमें होगा, लेकिन बाकी सब आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से चौकोर शंक्वाकार, चौकोर एरिया पर मकान बना के शंक्वाकार छत हो सकता है, या गोला मकान बना के गोलाकार करके शंक्वाकार छत हो सकता है। जैसे ये है, ये आंध्र प्रदेश के जो आदिवासी हैं, आंध्र प्रदेश के आदिवासी आंध्र प्रदेश के जो आदिवासी हैं वो फूस यानी कि घास का इस तरीके से गोलाकार घर बनाते हैं
और उनका छत इस तरीके से शंक्वाकार होता है चारों तरफ से, ताकि बरसात का पानी हो जाए। ये भी उसी तरीके से एक घर है जो गुजरात में आदिवासी लोग बनाते हैं। ये भी गोलाकार होता है, ऊपर से छत कैसा होता है, शंक्वाकार होता है। और ये मुख्य रूप से उड़ीसा में इस तरीके का घर देखने को मिलता है। जो ज़्यादा उड़ीसा में जो ज़्यादा संपन्न लोग होते थे, यानी ज़्यादा अमीर लोग होते थे, वो इस तरीके से 3 मंजिला घर का निर्माण करते थे। 1 मंजिला, उसके ऊपर चौकोर छत होगा या कह सकते हैं सपाट छत होगा, चारों तरफ से बरामदा होगा। उसके बाद फिर उसके ऊपर दूसरा मंजिला, फिर तीसरा मंजिला। उसके बाद आपका है उड़ीसा के जो आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी जनजाति होती है, वो इस तरीके से झोपड़े का निर्माण करती है। जैसा कि आप लोगों के यहाँ भी मड़ई उड़ई का निर्माण होता है उस तरीके से। उसके बाद ये दलदली क्षेत्र में, असम में कुछ दलदली क्षेत्र हैं, तो दलदली क्षेत्र में खंबे के सहारे पहले खंबा सब गाड़ के, लकड़ी का खंबा गाड़ के उसके ऊपर एक चौकोर छत बनाते हैं या चौकोर जगह बनाते हैं और उसके ऊपर अपनी झोपड़ी का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं खंभों पर बना घर। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी बना है कि दलदली क्षेत्र में स्तंभ लगे हुए हैं, यानी खंबे लगे हुए हैं, और खंबे के ऊपर इस तरीके से घर बना हुआ है और यहाँ पर सीढ़ी भी लगा हुआ है। देखिए, यहाँ से आप इसके ऊपर चढ़ के आराम से जाके सोइए, खाइए, पीजिए और ऐश करिए। इससे क्या होता है कि तो दलदली क्षेत्र है और उसके साथ साथ जो कीड़े मकोड़े हैं या जो जंगली जानवर हैं, उनसे भी आपका बचाव होता है। तो जो आदिवासी लोग होते हैं वो इस तरीके से जंगल में खंभे लगाकर उसके ऊपर घर बनाते हैं या फिर पेड़ के ऊपर घर बनाते हैं। पेड़ के ऊपर भी घर कहीं बना होगा, देखिए इसमें कहीं बना है, अच्छा मान लीजिए नहीं बना है, लेकिन पेड़ के ऊपर भी आदिवासी लोग घर बनाते हैं ताकि जंगली जानवरों से उनकी सुरक्षा हो सके। और ये आप तो देखे ही होंगे भाई, बिहार और यूपी में इस तरीके के घर बहुत मिलते हैं ना, कच्ची दीवार के, मिट्टी की दीवार और ऊपर से खपरेल। वर्तमान समय में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है कि मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें होती हैं और उसके ऊपर से खपरेल का छत बना होता है जो ढलुआ होता है, ताकि बरसात का पानी आराम से निकल जाए। ठीक, उसके बाद ये ईंट की दीवार से बने हुए मकान हैं जो वर्तमान समय में बन रहे हैं। पहले भी बनते थे ईंट, पहले तो एक तो कच्ची दीवार बनती थी, कच्ची दीवार पे ऊपर से खपरेल का छत, उसके बाद ईंट की दीवार बना के उसके ऊपर खपरेल का छत बना देते हैं। तो इसके प्रकार ये ज़्यादातर, इसका निर्माण ज़्यादातर बिहार में होता है और इसका निर्माण ज़्यादातर यूपी में होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में होता है। हालांकि यूपी में इसका भी निर्माण होता है, बिहार में इसका भी निर्माण होता है, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज जो होता है वो इसका यूपी में होता है और इसका बिहार में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग घर अपनी सुविधानुसार मानव प्रजाति अलग अलग समय पर बनाती रही है, या फिर वो जिस स्थान पर रह रहा है, जिस क्लाइमेट में रह रहा है, जिस सिचुएशन में रह रहा है, उस सिचुएशन को ध्यान में रखकर वो अलग अलग प्रकार के घरों का निर्माण करती रहती है। और अलग अलग मटेरियल्स, अलग अलग पदार्थों का प्रयोग करके वो अलग अलग, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आपके घर बनाने की तकनीक भी धीरे धीरे बढ़ रही है और आप एक अलग और सुंदर घर बनाने के चक्कर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं और घरों को बना रहे हैं। तो ये हो गए भारतीय दृष्टिकोण से, या भारत में किस तरीके से आवासों का या घरों का निर्माण प्रारंभ हुआ या घरों का विकास प्रारंभ हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर में आप घरों के प्रकार के बारे में भली बातें समझ गए होंगे। अब आज के क्लास में इतना ही। अब जैसे ही फिर से फुर्सत मिलती है फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम और मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और हंसते गाते रहिए। जय हिंद।